नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे नैतिक सिद्धांत की जो है तो बड़ा चैलेंजिंग पर उतना ही इन्फ्लुएंशियल भी। हम बात कर रहे हैं इमैनुअल कांट के दर्शन की। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक से सवाल के साथ। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हमेशा हर हाल में अच्छी हो? सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब सवाल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में कांट के पूरे नैतिक दर्शन की जड़ें छिपी हैं। तो इमैनुअल कांट ये वेस्टर्न फिलॉसफी के सबसे बड़े थिंकर्स में से एक माने जाते हैं और उनका जो नैतिक सिद्धांत है उसे कहते हैं कर्तव्य शास्त्र या डियोंटोलॉजी। अब ये है क्या? देखिए, ये सिद्धांत किसी काम के नतीजों मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस नहीं करता। नहीं, ये फोकस करता है हमारे कर्तव्यों और नियमों पर। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक और फेमस थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म से करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? वो कहता है कि भाई वो काम सही है जिससे से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिले, मतलब पूरा फोकस नतीजों पे है। लेकिन कांट बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। उनके लिए किसी काम के पीछे का इरादा, जो मोटिव है, वो उसके रिजल्ट से कई कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। क्या कोई चीज है जो हमेशा अच्छी होती है? कांट का जवाब है हाँ, है। और वो चीज है शुभ संकल्प, यानी गुडविल। और बस यही उनके पूरे मॉरल सिस्टम का केंद्र है। तो ये शुभ संकल्प या गुडविल आखिर है क्या भला? इसका मतलब ना बहुत सिंपल है पर उतना ही गहरा भी। मतलब सही काम करने की नीयत सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम सही है। इसके पीछे कोई दूसरा मोटिव नहीं, ना किसी इनाम का लालच, ना किसी सजा का डर, बस एक प्योर इंटेंशन। देखिए, कांट कहते हैं कि इंटेलिजेंस, करेज या पैसा, ये गुण अपने आप में हमेशा अच्छे नहीं होते। जरा सोचिए, एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिमिनल, वो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस लिए करेगा? बड़े बड़े अपराध करने के लिए? या एक टेररिस्ट का करेज, वो तो तबाही मचा सकता है। तो कांट के हिसाब से ये सारे गुण तभी अच्छे हैं जब इनके पीछे एक गुडविल हो। कांट ने गुडविल को समझाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी दी है। वो कहते हैं कि ये एक हीरे की तरह है, एक ऐसा रत्न जो अपनी रोशनी से खुद चमकता है। उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि उससे क्या हासिल हुआ या नहीं हुआ। रिजल्ट चाहे जो भी हो, सही इरादा वो अपने आप में कीमती है। ठीक है, तो ये गुडविल असल दुनिया में काम कैसे करता है? कांट के मुताबिक ये जाहिर होता है नैतिक कर्तव्य यानी मॉरल ड्यूटी के जरिए। और यहाँ कांट एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं। मान लीजिए कोई किसी की मदद करता है। अब अगर वो मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा करके अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो कांट इसे मॉरल एक्शन नहीं मानेंगे। हाँ, ये अच्छा काम है, पर यह सिर्फ एक इंक्लिनेशन है, एक झुकाव है। असली मॉरल एक्शन तब होता है जब कोई मदद इसलिए करे क्योंकि ये उसका कर्तव्य है, चाहे उसका मन हो या ना हो, चाहे उसे इससे कोई खुशी मिले या ना मिले। और यहीं से आता है कांट का फेमस फॉर्मूला, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य सिर्फ कर्तव्य के लिए। एक सच्चा नैतिक काम किसी भी पर्सनल फीलिंग, सेल्फ इंटरेस्ट या रिवॉर्ड की उम्मीद से एकदम फ्री होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ नियम और कर्तव्य के सम्मान में किया जाना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि किसी सिचुएशन में हमारा कर्तव्य क्या है? इसके लिए कांट एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देते हैं, जिसे वो कहते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव या निरपेक्ष आदेश। कांट दो तरह के आदेशों या इम्पेरेटिव्स में फर्क करते हैं। पहला है हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव। ये अगर तो वाला होता है, जैसे अगर अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ाई करो। ये शर्तों पर बेस्ड है। दूसरा है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये बिना किसी शर्त के होता है, जैसे सच बोलो, बस, फुल स्टॉप। कांट के लिए मोरालिटी के नियम हमेशा कैटेगोरिकल होते हैं, बिना किसी शर्त के। ये जो है, ये कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का फॉर्मल वर्जन है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये किसी भी काम के लिए एक यूनिवर्सल टेस्ट है। कोई भी काम करने से पहले बस खुद से ये पूछना है, क्या मैं ये चाह सकता हूं कि दुनिया का हर इंसान हर वक्त इसी नियम को फॉलो करे? चलो इसे झूठ बोलने के क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, एक नियम बनाते हैं, जब भी मेरे लिए कन्वीनियंट होगा मैं झूठ बोलूंगा। ठीक है। स्टेप 2, अब इसे यूनिवर्सल बनाते हैं। सोचिए कि दुनिया में हर कोई जब भी कन्वीनियंट हो झूठ बोलता है। स्टेप 3, अब देखिए कि क्या इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? अरे बिल्कुल है।
अगर हर कोई झूठ बोलेगा तो भरोसा नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी, भाषा का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और इसीलिए स्टेप 4 ये नियम टेस्ट में फेल हो जाता है। और इस तरह कांट के लॉजिक के हिसाब से झूठ बोलना हमेशा इमोरल है, नो एक्सेप्शंस। ये एक एकदम साफ और लॉजिकल कंक्लूजन है जो उनके टेस्ट से निकल कर आता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो इतना स्ट्रिक्ट मॉरल सिस्टम है ये क्राइम और पनिशमेंट जैसे कॉम्प्लिकेटेड सोशल इश्यूज पर कैसे अप्लाई होता है। देखिए, पनिशमेंट की मेन 3 थीरीज होती हैं। रिहेबिलिटेटिव यानी अपराधी को सुधारना, डेटरेंट मतलब दूसरों को डराकर अपराध से रोकना, और रिट्रीब्यूटिव यानी सजा इसलिए दो क्योंकि अपराधी उसे डिजर्व करता है। कांट रिट्रीब्यूटिव मॉडल के पक्के सपोर्टर थे। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि सजा किसी सोशल बेनिफिट के लिए नहीं दी जाती, बल्कि इसलिए दी जाती है क्योंकि अपराधी ने जो किया है वो उसी के लायक है। ये एन आई फॉर एन आई वाला सिद्धांत है। कांट का मानना था कि सजा अपराध के एकदम बराबर होनी चाहिए। और इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए कांट कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड के कट्टर समर्थक थे। और हाँ, ये उनकी फिलॉसफी का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। कई लोग कहते हैं कि ये तो बस बदले की भावना है, रिवेंज है। लेकिन कांट का आर्गुमेंट आपको हैरान कर देगा। उनका मानना था कि एक मर्डरर को मौत की सजा देकर हम असल में उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम उसे एक रैशनल बीइंग मान रहे हैं जिसने सोच समझकर एक चॉइस बनाई और अब उसे अपने एक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। कांट ने तो एक बड़ी सख्त चेतावनी भी दी थी। उनका मानना था कि अगर सोसाइटी एक मर्डरर को जिंदा छोड़ देती है तो वो सोसाइटी खुद खून के अपराध में हिस्सेदार बन जाती है। न्याय की मांग यही है कि जीवन के बदले जीवन लिया जाए। और यहीं पर इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। कांट की मोरालिटी में मर्सी यानी दया के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से लॉजिक और ड्यूटी पर बेस्ड है। तो क्या ये इस थियरी की सबसे बड़ी कमजोरी है, या फिर यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो इसे अनबायस्ड और यूनिवर्सल बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।